नमस्कार, मैं समीक्षा दादी पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। एफआईआर दर्ज होने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह जांच का सामना करने को तैयार। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में चुनाव आयोग से की मुलाकात, कांग्रेस को मांगनी होगी माफी। नीतीश के मंत्री तेज प्रताप को बीजेपी ने दी नसीहत, तो इस्लाम धर्म अपना लें, हम सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बाबा साहेब वीर सावरकर को भी नहीं छोड़ा, मिट्टी में मिल जाएंगी सारी गालियां। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कमिश्नर खोरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। ईडी ने फेमा के तहत बेंगलुरु में बायजूस के परिसरों पर छापा मारा। अशोक गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह के दोस्त जेल में बैठे हैं तो वो भी कभी भी जेल जा सकते हैं। मणिपुर में हिंसा आगजनी से टला सीएम का दौरा, अगले 5 दिनों तक इंटरनेट पर पाबंदी। एक्टिव केसों में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 7,171 नए केस। अब खबरें विस्तार से। जांच का सामना करने को तैयार अपराधी बनकर पद नहीं छोड़ना चाहता। एफआईआर दर्ज होने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। 7 महिलाएं पहलवानों के यौन शोषण उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को गोंडा में अपने आवास पर कहा कि वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपराधी बनकर ये नहीं छोड़ना चाहता। इस्तीफा देने का मतलब आरोप को स्वीकार करना है। मेरा कार्यालय समाप्त हो रहा है। चुनाव और नई बॉडी बनाने पर मेरा पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। बृजभूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर मेरी आस्था और पूरा विश्वास है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है। पता चला है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। सांसद ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा। मुझे पुलिस और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जांच एजेंसियों ने जहां उचित समझे वहां जांच के लिए जाने को तैयार हूं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि जांच में फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। पहलवानों की डिमांड रोज बदल रही है। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपराधी बन करके नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है। हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है और एक बार नहीं 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा, क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, कांग्रेस को मांगनी होगी माफी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला था, जिसके बाद बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से इस संबंध में बात की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी होगी। साथ ही कहा कि ये बयान कांग्रेस की हेट कैंपेनिंग का हिस्सा है।
और पीड़ादायक विषय को लेकर के आज चुनाव आयोग को मैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करे, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करें, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करें, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से न रोका जाए, एफआईआर भी दर्ज की जाए ताकि देश की जनता इस वैमनस्य और हेट कैंपेन से निजात पाकर के एक स्वस्थ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। कांग्रेस को खड़गे जी के बयान की माफी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की मर्यादाहीन भाषा कभी भी नहीं बोली गई है, विशेष रूप से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोली गई है वो निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए चिंता। नीतीश के मंत्री तेज प्रताप को बीजेपी ने दी नसीहत, तो इस्लाम धर्म अपना लें, हम सड़क पर उतरेंगे। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन कार्यक्रम को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बयानबाजी की वजह से ये और तेज होता जा रहा है। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप समेत सत्ताधारी महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालने की बात कह रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने राजद नेताओं को नसीहत दी है। कहा कि बहुत रोज़ा इफ्तार करते हैं तो इस्लाम धर्म कबूल कर लें। चेतावनी भी दी है कि अगर बागेश्वर सरकार का विरोध हुआ तो लोग भी समर्थन में सड़क पर उतरेंगे।
बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बाबा साहेब वीर सावरकर को भी नहीं छोड़ा, मिट्टी में मिल जाएंगी सारी गालियां। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के तूफानी दौरे के दौरान बीदर में चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पार्टी को निशाने पर लिया जिसमें खड़गे ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस उन्हें 91 बार गालियां दे चुकी है। भीमराव अंबेडकर को गालियां दी, वीर सावरकर को गालियां दी, लेकिन कांग्रेस ने जब जब किसी को गाली दी इन्हें इसका जवाब मिला है। जनता के आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। इस तरह के हमले किए गए, आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं
तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटका को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी और मजबूत बीजेपी सरकार चाहिए। और इसलिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। कर्नाटका डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल रहे, हर जगह रुकावटें न आए। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से पूरे हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि कर्नाटका कांग्रेस का एटीएम नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बना रहे। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाएं बंद ना हो। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को भारी संख्या में आप पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। इस बार का वोट विकास के अमृत काल के लिए, इस बार का वोट कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। आप सभी का बहुत आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। कर्नाटका में भाजपा के उम्मीदवारों को आपका आशीर्वाद उन्हें आपकी सेवा में और ज्यादा परिश्रम करने के लिए। राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कमिश्नर खोरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटक में हुए कथित घोटालों को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 40% कमीशन वाली भाजपा सरकार हटेगी, 5 गारंटी वाली कांग्रेस सरकार आएगी। मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है, और ये सच्चाई है और पूरा कर्नाटक इस सच्चाई को जानता है। करोड़ों रुपए देकर एमएलएज को खरीदकर लोकतंत्र को नष्ट करके यह सरकार बनाई गई है। बीजेपी के एमएलए ने कहा, हमने नहीं, बीजेपी के एमएलए ने कहा कि सीएम का पोस्ट 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% कमीशन कर्नाटक की सरकार लेती है। और शायद इतिहास में पहली बार दिंगलेश्वर स्वामी कहते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिया। कहते हैं कि मैं धार्मिक आदमी हूं, इसलिए मुझसे 40% कमीशन नहीं लिया, मुझसे सिर्फ 30% लिया।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाते ही डॉन मुख्तार अंसारी रो पड़ा। मुख्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं। वे अन्य अपराधों सहित कृष्णनंदन राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। ईडी ने फेमा के तहत बेंगलुरु में बायजूस के परिसरों पर छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु के रघविंदर बायजूस और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के 3 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। कंपनी बायजूस के नाम से लोकप्रिय ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल चलाती है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए। अधिकारी ने कहा, फेमा की खोजों से ये भी पता चला है कि कंपनी को 2011 और 2023 के बीच 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। इसके अलावा कंपनी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर इसे अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी संस्थाओं में 9,744 करोड़ रुपए भी भेजे। अशोक गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह के दोस्त जेल में बैठे हैं और वो भी कभी भी जेल जा सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण कहे जाने के बाद गहलोत ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि सिंह जल्द ही संजीवनी घोटाले में जेल जा सकते हैं। गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह के दोस्त जेल में बैठे हैं और वो भी कभी भी जेल जा सकते हैं और अन्य भाजपा नेता और मुझे गाली दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अशोक गहलोत रावण की तरह है। लेकिन भाई सिंह, आपने पैसे लूटे, आपके दोस्त जेल में हैं और आप भी कभी भी ऐसी स्थिति में जेल जा सकते हैं। गजेंद्र सिंह ने की है, रावण कहा है, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, हो गया रावण जी? वो रावण कहे या वो कुछ भी कहे, मुझे उसमें एतराज नहीं है। मैं हर उनकी बात को वेलकम कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है कि 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं। किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख, 1 करोड़ रुपए डूब गए। 5 लाख वाले तो पता नहीं कितने होंगे। उनके पैसे का क्या होगा, उसका हिसाब वो दे। उनको जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से। क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मुलजिम में इसलिए करवानी पड़ी। नाटक किया गया कि मैं मुलजिम हूँ ही नहीं, वो झूठे साबित हुए। क्यों गए हाई कोर्ट के अंदर? क्यों सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो? क्योंकि इतना बड़ा कांड है ये। इनके इथियोपिया में, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में सुनते रहते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए इन्होंने, संजीवनी और 2 और कोई कंपनी बनाई इन लोगों ने। इनको चाहिए, ईमानदारी की बात है, तमाम जो पीड़ित लोग हैं, संघर्ष समिति बनी हुई है 2019 से, वो संघर्ष कर रही है। अब इन्होंने बेईमानी करने के लिए क्या किया, एक नई संघर्ष समिति बना दी अभी हाल ही में, उसको भेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस केस को सीबीआई में ट्रांसफर कर दो। सीबीआई ने कहा नहीं, अब हाईकोर्ट जाइएगा। तो ये जरूरत क्यों पड़ रहा है फर्जी कमेटी बना के, जिससे कि असली कमेटी जो संघर्ष कर रही है 4 साल से, वो राहत दिलाने के लिए बात कर रही है सबसे। हम सबसे बात करी, 3 बार मुझसे मिलवा दिया डेलीगेशन जो लोग पीड़ित हैं, उन सबको जो है दरकिरार करके नई समिति के माध्यम से, चाहे केंद्र सरकार के पास चला जाए केस ये सीबीआई में, तो राजस्थान गवर्नमेंट हमें अरेस्ट नहीं कर सके। इनके कई लोग अरेस्ट किए हुए हैं, अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। ये मामला पीड़ित पक्षों का है, ये राम और रावण का मामला नहीं है। मैं तो उनको राम कह दूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं राम कह दूंगा, पहले राम की तरह व्यवहार तो करो। वो हमें रावण कहे, मुझे दिक्कत तो नहीं है, वो राम के रूप में मानेंगे उनको भी। तुम राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बिहेव कर रहे हो। ईमानदारी दिखा के गरीबों का पैसा वापस लौटाओ। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है उन सबको बेचो और पैसा चुकाओ। ये तो ईमानदारी की बात है। बाकी वो लोग स्टेटमेंट दे, केंद्रीय मंत्री है, मीडिया छाप देता है, ऐसे लोगों को मीडिया को बायकॉट करना चाहिए।
मणिपुर में हिंसा आगजनी से टला सीएम का दौरा, अगले 5 दिनों तक इंटरनेट पर पाबंदी। मणिपुर के चुराचांदपुर में शुक्रवार 28 अप्रैल को एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बैन कर दिया है। बीते कई दिनों से यहां पुलिस और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर जिले के कुछ जगहों पर हिंसा की खबर है। इससे पहले दिनों में चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका क्षेत्र में सद्भावना मंडप में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की घटनाएं हुई। ये घटनाएं जहां हुई वहां मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन बाद में उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। एक्टिव केसों में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 7,171 नए केस, 40 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,171 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 51,314 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 40 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,71,500 हो गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल में 15 मरीजों की मौत हुई है। कोविड मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4.39 करोड़ दर्ज की गई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 7,533 नए मामले सामने आए थे और ये आंकड़े गुरुवार को 9,335 था।